नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल प्लेटफॉर्म परीक्षा मंथन के द्वार से। देखिए, आपकी तैयारियां तो बेहतर चलेंगी, हम सभी को पता है। और सभी धुरंधरों को एक बात मैं बताना चाहूंगा, 15 में से एक का सिलेक्शन होना है, ये आप सभी को पता है। और अगर आप लोग लेखपाल के लिए सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पेट एग्जामिनेशंस के लिए भी यही सिलेबस है, बस आप लोग कुछ एरियाज को अगर छोड़ देंगे तो जीएस तो आपका यही आने वाला है, कुछ कहीं और से नहीं आने वाला है, ये जान लीजिए। लेवल भी वही रखा गया है जो हर बार आपके पास आते रहता है, हर बार एग्जामिनेशंस में रहते हैं, तो उस हिसाब से डिजाइन किया गया है क्लास को कि आपके कहीं भी चीजें गड़बड़ ना हो। तो पूरी तरीके से हमारा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे चैनल का वीडियोस वगैरह, तो सारे वीडियोस को देखिए, सब जितना है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। और पढ़ाई को डेली, मतलब कहता हूं ना, पर डे कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, दिमाग धीरे धीरे और ज्यादा डेवलप होते चला जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, आखिरी क्वेश्चन तक जाएंगे और हर क्वेश्चन में आपको बहुत ही ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लासेस को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जियोग्राफी का, जिसमें पूछा है निम्नलिखित में से सूर्य के किस भाग को मानव के द्वारा देखा जाता है। देखिए, सूर्य के फोटोस्फीयर एक पार्ट होता है जिसे मानव की आंखों के द्वारा देखा जाता है। अब हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा जो कंफ्यूजन होता है, उन कंफ्यूजन्स को थोड़ा सा दूर कर दिया जाए। स्ट्रक्चर आपके सामने है, इस स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हैं फोटोस्फीयर कौन सा है, क्रोमोस्फीयर कौन सा है और किरीट कौन सा है, कोरोना कौन सा है। ये सारी चीजें हम लोग अभी जा करके आगे इसमें डील करते चले जाएंगे। तो सूर्य की बात हो रही है। जब भी बात करते हैं फोटोस्फीयर की, फोटोस्फीयर सबसे चमकीला भाग होता है सूर्य का, ध्यान रखते रहिएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग प्रकाश मंडल। ध्यान में रखेंगे, प्रकाश मंडल सबसे चमकीला भाग होता है और इसी भाग को क्या है, मानव के द्वारा देखा जाता है। दूसरा होता है आपका क्रोमोस्फीयर यानी कि वर्ण मंडल। वर्ण मंडल इसके कलर के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि ये जो आप लोग देखते हैं सूरज किस रंग का दिखाई देता है, कब दिखाई देता है, तो वर्ण मंडल इसका जो होता है क्रोमोस्फीयर, ये बताता है किस कलर का किस समय होता है। देखिए, कोर की बात की जाए तो जब भी हम अपने पृथ्वी को देखते हैं तो इसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 पार्ट में दिखाई देता है। उसी तरीके से हमारे सूरज की भी सतह होती है, हमारे सूरज का भी केंद्रीय भाग होता है और उसी केंद्रीय भाग को हम कहते हैं भाई साहब कोर या फिर कोरोड कहते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देख भी चुके हैं, फिर से देख लेंगे। जैसे कि कोरोड का तापमान कितना होता है, 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा, 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान, हमारे सूरज के केंद्र का तापमान होता है। इसी के बाद और सारी चीजें हम लोग रिलेट करें तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य के सतह का तापमान कितना है। क्वेश्चन क्या है, सूर्य के सतह का तापमान कितना है, तो भाई साहब 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है हमारे सूर्य के सतह का तापमान। इसी के साथ आता है आपका सौर कलंक या सौर धब्बा भी होता है। सर जी इसमें पूछ रहे हैं सौर धब्बे का तापमान कितना होता है, ध्यान रखिए 1500 डिग्री सेल्सियस होता है आपके सौर धब्बे का तापमान। किसके, सूरज के सौर धब्बे का तापमान। तो इतना इंपॉर्टेंट है आपके तापमान से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं, इसको हम लोग देखेंगे। आगे के क्वेश्चंस में भी बहुत कुछ है सूरज में पढ़ने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग रिलेट करके देखते चले जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा है, मैंने पढ़ा और उसके बाद अगर आपको पता है इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दिया कीजिए, बिना किसी रोक रुकावट, बिना किसी से पूछे हुए पहले क्वेश्चन को छाप दीजिए आंसर, उसके बाद आगे की चीजों को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन, ग्रहण के समय सूर्य के निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है वो दिखाई देता है। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय की बात कर रहा है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है तो उस समय कोरोना पार्ट दिखाई देता है। देखिए, इस तरीके का एक पार्ट दिखाई देता है जिसे हम लोग कोरोना कहते हैं। ठीक है, कोरोना का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टाइम में तो कोरोना एक बीमारी का नाम भी हो गया है, कोविड-19, जिसको हम लोग SARS-CoV-2 फैमिली के एक वायरस के रूप में जानते हैं। आगे और सारी चीजों को हम लोग अगर रिलेट करते चलें तो क्या क्या हम लोग रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि रिलेट करने में आप देखिए, कब होता है ये सूर्य ग्रहण की घटना, कब होती है ये सूर्य ग्रहण की घटना, तो ये तो आपको नॉर्मल सा पता ही होगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है, तब होता है हमारा सूर्य ग्रहण की घटना। और इसी सूर्य ग्रहण की घटना को ही हम लोग रिलेट करते रहते हैं। सूर्य ग्रहण की घटना अक्सर पूछ देता है कि क्या बीच में आ जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बीच में क्या आता है, चंद्रमा बीच में आता है सूर्य और पृथ्वी के। चंद्र ग्रहण लगता है तब क्या होता है भाई साहब, चंद्र ग्रहण जब लगता है तो पृथ्वी बीच में आ जाती है चंद्रमा और सूर्य के। तो ये आप ध्यान में रखते रहिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, सूर्य कभी बीच में नहीं आएगा, बीच में यही दोनों लोग इधर उधर होते रहेंगे। ये तो आपको आसानी से
पता चल ही जाएगा। चलिए और कुछ चीजें हम लोग बता देते हैं। जब सूरज पूरी तरीके से ढक जाता है, पूरी तरीके से सूरज जब ढक जाता है तो उसे हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण की घटना। कौन सी? सूर्य ग्रहण की घटना। और सूर्य ग्रहण की घटना पूरी तरीके से जब सूरज ढक जाता है तो एक्स किरणें निकलती हैं, एक्स रेज निकलते हैं और इस तरह का एक आकार दिखाई देता है जिसे हम लोग कहते हैं कोरोना। क्या कहते हैं इसे? हम लोग कोरोना कहते हैं। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, नग्न आंखों से देखने पे आपकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक भी होता है ये। इसके बाद जरा सा जब चंद्रमा का आकार यानी चंद्रमा का जो इसके ऊपर शेडो पड़ता है वो शेडो जरा सा हटेगा तो इधर के पार्ट में थोड़ा सा आपको प्रकाश ज्यादा दिखाई देता है। इस घटना को बोलते हैं डायमंड रिंग की घटना। कौन सी? डायमंड रिंग की घटना इसको बोला जाता है। बाकी फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोर ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में अभी अभी डील किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तरी ध्रुव पर सौर ज्वाला को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन के 4 आंसर आपके सामने हैं, चारों आंसर्स को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ऑरोरा बोरियालिस, ऑप्शन 2 है ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस, ऑप्शन 3 है मैग्नेटिक स्टॉर्म और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसको जब भी आप देखेंगे आंसर मैं बता देता हूं और इमेज से आपको समझा भी देता हूं। देखिए जब भी आप आंसर देखेंगे तो ऑरोरा बोरियालिस होता है जब भी उत्तरी ध्रुव पर सौर ज्वाला निकल करके सामने आती है। इसको हम लोग एक इमेज से और ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। ये है हमारा सूरज, ये है हमारी पृथ्वी और सूरज से जब सौर ज्वाला निकलती है, सौर ज्वाला निकलती है तो सूरज से निकल करके अन्य ग्रहों की कक्षा में कभी कभी ये चली जाती है और अन्य ग्रहों की कक्षा में चले जाने पर चुंबकीय प्रभाव के कारण ये रंगीन प्रकाश उत्पन्न करते हैं। देख रहे हैं आप लोग यहाँ से सौर ज्वाला निकल रही है, ज्वाला निकली लपट की तरह से और ये निकलती हुई सोलर विंड कहाँ चली गई? ये जा करके पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराई और यहाँ पे आकर के क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रंगीन कलर उत्पन्न कर दी। इसी को बोला जाता है ऑरोरा बोरियोलिस। कहां पे बोला जाता है इसको? उत्तरी ध्रुव में जब ऐसी घटना होती है तो इसे बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस। और दक्षिणी ध्रुव में यही अगर घटना हो जाए तो उसे हम याद करते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के रूप में। चलिए याद कर लेते हैं इसको भी लिख लिख करके कि सर अगर भूल गया, दोनों में कंफ्यूजन हो गया तो कैसे याद करेंगे। देखिए बोरियोलिस तो आप लोग याद रख लीजिए, ऑरोरा बोरियोलिस जब भी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर ऐसी कोई घटना होती है, चमक उत्पन्न होती है और ये जो हमारा पूरा लपट दिखाई देती है तो खैर जो इसको हम लोग बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस, चमक के साथ जो है कलर उत्पन्न होते हैं। यही अगर दक्षिणी ध्रुव पे हुआ, दक्षिणी ध्रुव पे आपको दिखाई देगा इधर साइड में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहीं आ गया तो दक्षिणी ध्रुव जब भी पूछे तो आप लोग ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोल दीजिए, आसानी से ये आपको ध्यान में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इमेज देख करके आप लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इस तरीके का कुछ सिंबल होता है, ये साइबेरिया में दिखाई देता है प्रेजेंट टाइम में, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। सौर ज्वाला जो कि ऑरोरा बोरियोलिस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, ये ध्यान में रखते रहिएगा। सोलर फ्लेयर है, यहां से आकर के उठ करके गया और फिर पृथ्वी पे किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में ये घूम जाता है, ये सब कुछ आपके सामने है। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, समझा करके बताया था कि आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, बाहरी ग्रह क्या होते हैं। 4 ऑप्शन है, बृहस्पति, शनि, मंगल या यूरेनस। अब हिंदी वाले और इंग्लिश वाले कंफ्यूज ना हो, बृहस्पति को बोलते हैं जुपिटर, शनि को बोलते हैं सैटर्न, मंगल को बोलते हैं मार्स और यूरेनस को बोलते हैं अरुण, हिंदी में बोलते हैं अरुण, ठीक है। यूरेनस याद रखिए तो ज्यादा बेहतर है। आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह क्या होते हैं सर, यहीं पे देख लेते हैं। आंसर तो इसका हो जाएगा मंगल। मंगल क्या है? ये आंतरिक ग्रह है। क्यों आंतरिक ग्रह है? क्योंकि जब भी हम अपने सोलर सिस्टम को देखते हैं, जब भी हम अपने सोलर सिस्टम को देखते हैं यानी अपने सौरमंडल को देखते हैं, सौरमंडल का पिता कौन, फादर कौन, गार्जियन कौन, ये हो जाएगा हमारा सूरज। और इसमें 8 ग्रह दिखाई देते हैं हमको। कौन कौन से? 4 ग्रह दिखाई देते हैं जिन्हें हम पृथ्वी तुल्य ग्रह कहते हैं या पृथ्वीय ग्रह कहते हैं। और ये जो हैं ठोस चट्टानों से बने होते हैं। ये क्या है? ठोस चट्टानों से। और आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, ये सूरज के पास होते हैं और छोटे आकार के ग्रह होते हैं। कौन कौन से ये 4 ग्रह हैं? ये हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये 4 ग्रह कौन से हो गए? ये 4 ग्रह हो गए हमारे आंतरिक ग्रह। तो इन चारों में से कोई भी पूछे, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंतरिक बाहरी में तो अक्सर आपसे पूछते रहता है। यूपी SSC के लेवल पे ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं 101%। याद करके चलते रहिएगा इसमें।
उसके बाद आता है आपका एस्टेरॉइड बेल्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टिका। क्षुद्र ग्रह पट्टिका, कुछ आकाशीय पिंड ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे आकार के होते हैं और ये क्या करते हैं, परिक्रमा लगाते रहते हैं। किसकी? सूरज की परिक्रमा लगा रहे होते हैं। कईयों बहुत सारी इनकी संख्या है, झुंड में चलते हैं पूरी तरीके से और ये बेल्ट का आकार ले लेते हैं। सूरज के चारों तरफ ये भी परिक्रमा लगाते हैं, इसलिए इनको ग्रह कह दिया जाता है। लेकिन इतने छोटे होते हैं ये कि इनको हम लोग क्या है, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह समझ में आ गया आप लोगों को कॉन्सेप्ट। आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि क्षुद्र ग्रह हमारे सौरमंडल में कहां कहां बहुतायत में पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा तो आपका एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं, यानी कि कौन सा? क्षुद्र ग्रह पट्टिका में। कहां पाई जाती है ये? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है, यानी मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। दूसरा कहां पाया जाता है सर? दूसरा पाया जाता है बृहस्पति की कक्षा में, इसे ट्रोजन क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अभी हाल ही में लूसी मिशन नासा का भेजा गया था, यही ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के ऊपर रिसर्च करने के लिए नासा ने भेजा था लूसी मिशन, ये पता करने के लिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी आपने देखा, बिग बैंग थ्योरी के बाद सौरमंडल को भी हम लोगों ने देखा कि उसी से रिलेट करके उठा होगा। तो अगर किसी एक सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर स्टडी करके ये पता किया जाए कि उसकी प्रेजेंट टाइम में कंडीशन क्या है, ये माना जा सकता है कि पृथ्वी जब कईयों अरबों वर्ष पहले जब वो आग का गोला थी तो उससे पहले किस तरह की कंडीशन में वो हुआ करती थी। इस वजह से ऐसे रिसर्च किया गया, लूसी मिशन ध्यान में रखते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद आपकी क्षुद्र ग्रह पट्टिका आती है कुइपर बेल्ट में। कुइपर बेल्ट कहां पे है? तो ये प्लूटो के भी आगे जाकर के एकदम सौरमंडल के बाहरी सिरे में दिखाई देता है। ये क्या कहलाता है? हमारा कुइपर बेल्ट। यहाँ पे भी क्षुद्र ग्रह बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, इतना आप लोगों ने देख लिया, कंप्लीट कर लिया। चलिए बाहरी ग्रह अगर आपसे पूछ दे, बाहरी ग्रह अगर आपसे पूछ दे तो ये चारों को ध्यान में रखते रहेगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। बहुत ही गैसों से मिलकर के ये बने होते हैं और चिपचिपे क्षेत्र यहाँ पे पाए जाते हैं। आकार में ये बड़े होते हैं। आकार में क्या है? ये जो चार ग्रह हैं ये आकार में बड़े होते हैं और इनमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? बृहस्पति। इस वजह से इन्हें बृहस्पति तुल्य ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह कहते हैं। इसको भी रिलेट करके आप याद रख सकते हैं, बड़ा ही सिंपल सा है। इसमें से रिंग्स किन किन ग्रहों में पाए जाते हैं ये बता दूं। हमारा जो शनि है, सैटर्न है, इसमें 7 रिंग पाए जाते हैं। हमारा जो यूरेनस है इसमें 13 रिंग्स पाए जाते हैं। हमारा जो नेपच्यून है इसमें हमारे 9 रिंग्स पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा घने जो रिंग हैं, सबसे ज्यादा घने जो रिंग्स पाए जाते हैं, 7 रिंग्स हमारे सैटर्न यानी कि शनि ग्रह पे पाए जाते हैं, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रह को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है? देखिए आकाश में हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, लेकिन 8 में से कितने ग्रह ऐसे हैं जिनको हम लोग बिना टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं और कितने ग्रह ऐसे हैं जिन्हें हम टेलीस्कोप की मदद के बिना नहीं देख सकते हैं? 4 ऑप्शन, शुक्र, यूरेनस, बृहस्पति या शनि। कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहिए। आंसर हो जाएगा आपका यूरेनस, जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। रात में लिया गया एक पिक जो कि मेरे कैमरे से नहीं लिया गया है, ध्यान रखते रहेंगे। इसमें कौन कौन से ग्रह आते हैं? जुपिटर हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, मार्स भी हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, सैटर्न यानी कि शनि भी नग्न आंखों से देखा जा सकता है, वीनस यानी शुक्र भी नग्न आंखों से देखा जा सकता है और मरकरी यानी कि बुध भी नग्न आंखों से देखा जा सकता है। 5 ग्रह हमारे नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। कौन कौन से? जुपिटर यानी कि बृहस्पति, मार्स यानी कि मंगल, सैटर्न यानी कि शनि, वीनस यानी कि शुक्र, सांझ का तारा और भोर का तारा इसी को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह हमारा वीनस यानी शुक्र ही है। पृथ्वी की जुड़वा बहन हमारी वीनस ही कही जाती है। अभी शुक्रयान मिशन भी यहीं भेजा जाएगा भारत की तरफ से, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बुध यानी कि मरकरी, जो पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। एकदम सीरीज में याद कर लेंगे। इसके अलावा बस 2 हैं, एक यूरेनस एक नेपच्यून, यही 2 हैं जिनको नहीं देखा जा सकता है नग्न आंखों से। बाकी पृथ्वी अपने आप को तो आप खुद में देखेंगे नहीं, तो इतनी चीजें आप रिलेट करके याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एक बार पूछ दिया था, बड़े लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे। अगला क्वेश्चन, आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? पढ़ाया था मैंने लास्टली क्लासेस में। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाने के लिए पूछ दिया जाता है ये सारे क्वेश्चन, कि ये तो हमको भी आ रहा है। 4 ऑप्शन है। आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये हमारा बुध ग्रह, जिसको कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सेटल तो पूरी तरीके से यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं हम लोग। पूरे सोलर सिस्टम में आपको बुध यानी कि मरकरी दिख जाएगा, सबसे छोटा ग्रह है, पहली बात।
दूसरी बात ध्यान में रखते रहेगा, इसकी इंपॉर्टेंस की खासियत क्या है। इसकी खासियत है ये सबसे कम समय में सूरज की परिक्रमा करता है। मात्र 88 दिन में यहाँ एक वर्ष पूरे हो जाते हैं। 88 दिन में ये एक चक्कर पूरी तरीके से पूरा कर लेता है। इसके अलावा सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है, 427 डिग्री सेल्सियस इसमें सुबह का तापमान होता है। रात की तापमान देख ली जाए तो -173 डिग्री सेल्सियस, -173 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। यानी पड़ेगी तो बहुत ठंड पड़ेगी, नहीं तो गर्मी से पूरी प्रेशर कुकर बना दी जाएगी। तो ऐसा ग्रह जो है हमारा मरकरी यानी बुध ग्रह है, इसको ध्यान में रखते रहेंगे। बुध जो कि सबसे छोटा ग्रह है, ध्यान में रखेंगे। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन कौन सा है, निम्न में से किसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। निम्न में से किसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने, मंगल, शुक्र, बुध या बृहस्पति। और आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका सिंपल सा है, आंसर होगा आपका शुक्र यानी कि वीनस। और वीनस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने वीनस के बारे में रिलेट की थी लास्ट क्लास में, याद कीजिए। अभी मैंने अभी बोला भी कि पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहे जाते हैं इसको। और फिर उसके बाद से इसे जो है भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह भी बोला जाता है। और जब हम शुक्र की बात करेंगे तो एक चीज आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, ये शुक्र ही है जहां पे सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। शुक्र के वायुमंडल में 98% जो गैस पाई जाती है ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगले की बात करें, अगर पृथ्वी पे बात की जाए तो सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, कमेंट सेक्शन में छापिए कौन सी गैस है जो 71% पाई जाती है। जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग छाप दीजिए, सीरीज से बताइए सर्वाधिक कौन सी गैस, उससे कम कौन सी गैस, उससे कम कौन सी गैस। ये पृथ्वी के वायुमंडल के हिसाब से आप लोग बताते चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। सबसे अधिक घनत्व वाला, घनत्व का मतलब क्या होता है, कोई चीज कितना सघन है, उसके अणु, उसके परमाणु कितने आसपास, कितने पास पास बंधे हुए हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं किसके कितने घने बाल हैं, तो वही चीज घना यानी कि सघनता यानी ज्यादा घनत्व वाला ग्रह है हमारा। इधर ध्यान में रखते रहेंगे, इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा हो गया, ये हमारा पृथ्वी हो गया। एक छोटा सा चार्ट आपके लिए यहीं पे ऐड कर दिया गया जिसको ध्यान से देख सकते हैं। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह हमारा पृथ्वी होता है, 5.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सबसे ज्यादा घनत्व, सर्वाधिक डेंसिटी वाला ग्रह हमारा पृथ्वी होता है। दूसरा ऑप्शन ध्यान में रखिएगा, सबसे कम किसका घनत्व है, तो सर्वाधिक सबसे कम घनत्व आपके सैटर्न का दिखाई देगा 0.06, देखिए 0.6871, यानी सबसे कम जो है आपका घनत्व वाला ग्रह कौन सा हो गया, शनि हो गया। और सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा हो गया, ये अर्थ हो गया। इसको कैसे समझें, मान लीजिए एक चम्मच आपने पृथ्वी पे मिट्टी उठाई उसको तौला, और एक चम्मच आपने शनि से मिट्टी उठाई और उसको तौला। दोनों को तौलेंगे तो उसमें जमीन आसमान का फर्क आएगा, यही दोनों में अंतर है। कहीं की मिट्टी ज्यादा हल्की होगी, कहीं की मिट्टी बहुत भारी होगी, और इसी को यहाँ पे कंपेयर करके लिखा गया। फर्स्ट नंबर पे अर्थ है घनत्व के मामले में, सेकंड पे मरकरी है यानी कि बुध है, थर्ड पे हमारा वीनस है यानी शुक्र है, फोर्थ पे हमारा मार्स यानी कि मंगल है। ध्यान रखते रहिए, सर्वाधिक घनत्व वाले कौन से, हमारे आंतरिक ग्रह ही आ गए चारों। फिर उसके बाद आता है नेपच्यून यानी कि वरुण, फिर आता है जुपिटर, जुपिटर का मतलब बृहस्पति, उसके बाद आता है यूरेनस, देन आ जाता है आपका सैटर्न यानी कि शनि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है। अब सबसे अधिक द्रव्यमान पूछा है यहाँ पे, यानी कि सबसे अधिक मास किसमें है, तो सबसे अधिक मास आपको दिखाई देगा बृहस्पति में। ध्यान रखते रहिएगा, सबसे बड़ा ग्रह जो होगा उसी में सर्वाधिक मास यानी सर्वाधिक द्रव्यमान भी देखा जाता है। और सबसे बड़ा ग्रह जो हमारा है, इसको एक सीरीज में देखें तो फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह हमारा कौन सा आ जाता है, ये आ जाता है हमारा बृहस्पति यानी कि जुपिटर। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, दूसरे नंबर पे आता है हमारा शनि ग्रह यानी कि सैटर्न। तीसरे नंबर पे कौन सा ग्रह आता है, तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा अरुण ग्रह यानी यूरेनस। चौथे नंबर पे कौन आ जाता है, चौथे नंबर पे आता है हमारा वरुण ग्रह यानी कि नेपच्यून। पांचवें नंबर पे कौन सा ग्रह आ जाता है, पांचवें नंबर पे हमारी प्यारी पृथ्वी आ जाती है जिसे हम अर्थ के नाम से जानते हैं। छठवें नंबर पे मान लिया जाए कौन सा ग्रह आ रहा है, तो ये हमारी पृथ्वी की जुड़वा बहन जिसे हम शुक्र के नाम से जानते हैं। सातवें नंबर पे कौन सा ग्रह आता है, तो ये हमारा मंगल है यानी मार्स के नाम से हम लोग इसको
जानते हैं। और 8वें नंबर पे सबसे छोटा ग्रह है जिसे हम बुध के नाम से जानते हैं, मरकरी इसे कहा जाता है, सबसे छोटा ग्रह। और यही द्रव्यमान का भी सीरीज है, इसको याद कर लेंगे, इसको ध्यान में रखते रहेंगे। डेली की क्लासेस कीजिए, ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब कुछ देख करके आपको याद हो जाएगा। डेली की क्लासेस कीजिए, बस चीजें देखते रहिए, हर एक क्लास कीजिए। यूपीट्रिपलएससी के जितने क्लासेस आपको अपलोड करके दिए जा रहे हैं पूरा देखिए, अपना फीडबैक दीजिए, अपने तरीके से बता दीजिए क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीजें बताइए। आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी देते रहिए। क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी। पूछ रहा है किस ग्रह पर यह स्थित है, और ये स्थित है हमारे मंगल ग्रह पे, ध्यान में रख सकते हैं। सबसे बड़ा ज्वालामुखी, इसी के ऊपर है निक्स ओलंपिया, ध्यान में रखेंगे। सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है हमारे पूरे सौरमंडल में, ये किस ग्रह पे पड़ता है? ये पड़ता है हमारे मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह पे किसकी अधिकता पाई जाती है? तो भाई आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। इसी कारण इसका कलर क्या हो जाता है? तो इसका कलर हमें रेड कलर का दिखाई देता है। और इसे हम लोग किस ग्रह के नाम से जानते हैं? इसे हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। खैर ये ध्यान में रखते रहिएगा आप लोग। सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी, ये किस ग्रह पर स्थित है? तो ये हमारे मंगल ग्रह पर स्थित है, ध्यान में रखते रहिएगा। लाल ग्रह भी इसे कहते हैं। आकार में ये शुक्र और पृथ्वी से छोटा है, ये भी आप ध्यान में रखते रहेंगे। और मंगल और बृहस्पति के बीच में ही पाया जाता है हमारा कौन सा? मंगल और बृहस्पति के बीच में ही हमारी क्षुद्र ग्रह पट्टिका पाई जाती है। 2 उपग्रह हैं मंगल के। कौन कौन से 2 उपग्रह हैं? एक है भाई साहब फोबोस, एक है इसका कौन सा? फोबोस। और दूसरा जो उपग्रह है इसे हम जानते हैं डिमोस के नाम से। किस नाम से? डिमोस के नाम से। तो फोबोस और डिमोस दोनों को रिलेट करके याद रखिए, दोनों को समझ करके ध्यान में रखते रहिए। क्वेश्चंस आपको पूरे फॉर्मेट में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। क्वेश्चन क्या है? सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, किस ग्रह पर स्थित है? क्वेश्चन पूछा और आंसर आपका क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह पर स्थित है निक्स ओलंपिया, जिसके बारे में अभी अभी मैंने डिफाइन करके आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ये हमारे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और हमारे माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848.84, इस तरीके से प्रेजेंट टाइम में है। 8848 मान करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है, यानी सबसे कम परिभ्रमण काल किसका है? परिक्रमण काल होता है सूर्य के चारों ओर, परिभ्रमण काल होता है अपने अक्ष पे चारों ओर घूमना। जैसे पृथ्वी अपनी अक्ष पे चारों ओर घूमती है कितने समय में? 23 घंटा 26 मिनट से, मतलब पूरी तरीके से 24 घंटे के लगभग में घूमती है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है सबसे कम समय में कहाँ पे दिन रात हो जाते हैं, तो ये होते हैं बृहस्पति ग्रह पे। सबसे ज्यादा कम समय में क्या करते हैं? ये अपने धुरी पे चक्कर लगाती है सबसे कम समय में, ये इसकी क्वालिटी है। बृहस्पति को क्या है? लघु सौर तंत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे उपग्रह हैं, प्लस इसके पूरे जो मार्ग में आने वाले ट्रोजन क्षुद्र ग्रह हैं, इसको भी हम लोग यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। इसी वजह से इसे लघु सौर तंत्र, कौन से ग्रह को लघु सौर तंत्र कहते हैं? ये अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछता है। आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? बृहस्पति, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, उससे पहले कुछ चीजें हम देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने क्या है, वेट, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सबसे बड़े उपग्रह के बारे में। तो सबसे बड़ा जो उपग्रह है हमारे सौरमंडल का, इसका नाम क्या है? इसका नाम है गैनेमिड। गैनेमिड सबसे बड़ा उपग्रह है। ये किसका उपग्रह है? तो ये बृहस्पति का उपग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह हमारा है टाइटन। टाइटन किसका उपग्रह है? ये सैटर्न यानी कि शनि का उपग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। और तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह आ जाता है आपका कैस्टिलो। कैस्टिलो किसका उपग्रह? कैलिस्टो। ये कैलिस्टो किसका उपग्रह है? तो ये भी हमारे जुपिटर का ही उपग्रह है, इसको ध्यान में आप रखते रहिएगा। इसके बाद लो आता है एक LO करके आपका, मतलब उसकी पूरी सीरीज को नहीं ध्यान में रख लेना है, इतना ही ध्यान में रखेंगे। आपका कैस्टिलो और फिर आपका जो गैनेमिड था, फिर टाइटन था, फिर उसके बाद आप लोग कैस्टिलो को याद में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व न्यूनतम है? घनत्व न्यूनतम है। अभी मैंने घनत्व अधिकतम बताया था, किसका है? पृथ्वी का है। वहीं पे आपको चार्ट दिखा था सबसे न्यूनतम घनत्व वाले भी ग्रह का। चलिए तुरंत से आंसर कर दीजिए। 4 ऑप्शन आपका, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या मंगल। और आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे शनि हो जाएगा। सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का है। चार्ट हम लोग पीछे वाले देख चुके हैं, पीछे में शनि जिसके सामने, जिसके टोटल जो है 7 रिंग्स पाए जाते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। और जो है काले ग्रह के रूप में इसको देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हमारा सैटर्न यानी कि शनि ही था।
नेक्स्ट है किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ये अपने अक्ष पर इतना ज्यादा झुका हुआ है कि इसे हम लोग लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ये कौन सा ग्रह है? ये है हमारा यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें टोटल जो है 13 रिंग्स पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू, मतलब अगर रिसर्च वगैरह की बात की जाए तो अरुण ग्रह, इसको ध्यान में रखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। यूरेनस तो हो गया आपका, इसके बाद हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। ट्रिटॉन किस ग्रह का उपग्रह है? कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह का नाम ट्रिटॉन है? देखिए, एक मैंने टाइटन बताया था, वो किसका उपग्रह था? ये था शनि का उपग्रह, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या ट्रिटॉन किसका उपग्रह है, तो ये है आपके नेपच्यून का उपग्रह। सौरमंडल में सूर्य के सबसे ज्यादा दूर स्थित जो ग्रह है इसे हम लोग नेपच्यून के नाम से जानते हैं, यानी वरुण ग्रह के नाम से जानते हैं। इसको आप रिलेट करके याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ, आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अभी हम लोगों ने पूरी चीजों को डील किया था। आकार में सबसे पहला ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? ये था हमारा बृहस्पति यानी जुपिटर। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन था? सैटर्न यानी कि शनि। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था? तीसरा सबसे बड़ा ग्रह था हमारा यूरेनस यानी कि अरुण। चौथा सबसे बड़ा कौन सा था? ये था हमारा नेपच्यून। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था? ये था हमारा अर्थ। यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन। छठा, सातवां, आठवां नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि छठवां, सातवां और आठवां कौन कौन सा ग्रह है पूरे द्रव्यमान के मामले में और आकार के मामले में, दोनों को बताया था मैंने। द्रव्यमान और आकार दोनों को रिलेट करके आपको बताया था। तो इसको आंसर करेंगे आप लोग। आंसर कौन सा हो गया हमारा? पृथ्वी है आकार में पांचवी सबसे बड़ी ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया हमारा? पृथ्वी के सामने पूरा बना करके सौरमंडल रखा गया है। इस हिसाब से भी आप लोग देख लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितने अंश पर झुका हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 डिग्री, 23.5 डिग्री। ध्यान में रखिए, इमेज आपके सामने है और इमेज को देख करके बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। ये हमारा पूरा अर्थ है, ये हो गया इसका अक्ष, और अक्ष से जो झुकाव है, अक्ष पे जो लंब है ये लंब हो गया, और लंब से जो झुकाव है, इस झुकाव का मान कितना है? ये हमारा 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री के अक्ष पे पूरी तरीके से लंब से ये जो है पूरा झुकाव प्रेजेंट टाइम में दिखाई देता है। यहाँ पे कुछ सोलिस्टिका के बारे में बताया हुआ है। आपने अगर पहली क्लास लेखपाल की देखी है, अगर नहीं देखा है तो एक बार तुरंत देख लीजिएगा, तुरंत घूम करके देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है इसके लिए, पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको एक बार और देख लीजिए आप लोग। ये जो सोलिस्टिका है, ये इन सारी चीजों के बारे में मैंने बताया था। एनांत किसे कहते हैं, विषुव किसे कहते हैं, इक्विनॉक्स किसे कहते हैं, ये सब कुछ मैंने कल मतलब लास्ट क्लास में आपको बताया था। उसको देखिए। लेखपाल के लिए ज्योग्राफी की क्लास आपके चैनल पे लगी हुई है और लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत व्यास कितना है? चार ऑप्शन आपके सामने है। 12,756 किलोमीटर, 12,713.6 किलोमीटर, 12,712 किलोमीटर और 15,000 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा आपका 12,742 किलोमीटर। ये औसत की बात कर रहा है, यानी एवरेज की बात कर रहा है। एवरेज कितना निकालते हैं? आपको पता है हमारी पृथ्वी जो है ये भू आब के आकार की है। पूरी तरीके से ये क्या है? पूरी तरीके से ये गोल नहीं है, ऊपर से थोड़ी सी चपटी देखी जाती है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके देखेंगे। सर्वाधिक क्या है इसकी? कुछ जगह पे सर्वाधिक त्रिज्या होती है, कहीं पे न्यूनतम त्रिज्या होती है, और फिर व्यास निकालते हैं इसका, फिर औसत निकालते हैं, तो जाकर के ये निकलता है। पूरी तरह से ध्यान रखते रहेंगे। ठीक है, 12,756 किलोमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। इधर ये जो हमारे इक्वेटोरियल डायमीटर की बात करते हैं, जब हम इक्वेटोरियल डायमीटर की बात करते हैं, यानी इक्वेटर का क्या मतलब होता है? भूमध्य। तो भूमध्य रेखीय स्तर पे जब हम इसके डायमीटर यानी कि व्यास की बात करते हैं, ये होता है हमारा 12,756 किलोमीटर, जो मैंने यहाँ पे लिखा था। और जब नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक का इसका पोलर डायमीटर निकालते हैं, यानी ध्रुवीय व्यास जब इसका निकालते हैं, तो ये आता है हमारा कौन सा? 12,714 किलोमीटर। फिर उसके बाद से इसको कई जगहों पे जो कई सारे मतलब रिसर्चेस करके इसका जो है औसत निकाला गया था, तो इसको ध्यान में आप रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सूर्य से पृथ्वी के बीच कितने मिलियन किलोमीटर की दूरी है? कितने मिलियन किलोमीटर की दूरी है सूर्य से पृथ्वी के बीच? तो ये है आपका 149.6 मिलियन किलोमीटर। 149.6 मिलियन किलोमीटर है। इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, बड़ा छोटा सा दिखाई दे रहा है। ये सूरज है, ये हमारी पृथ्वी है। इन दोनों के बीच की दूरी को लगभग 93 मिलियन मतलब माइल्स के रूप में एक तरीके से देख सकते हैं, जिसे हम लोग 150 माइल्स किलोमीटर मिलियन किलोमीटर के रूप में भी इसको हम लोग देखते हैं। नॉर्मली अगर याद करने के लिए आप याद करेंगे तो 14,95,97,870 किलोमीटर। मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, क्या था? 14,95,97,870
11,870 किलोमीटर ये जो है दूरी है हमारे पृथ्वी से लेकर के सूरज के बीच की। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम एक क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एयू इसको बोलते हैं, एक खगोलीय एकक इसे हम लोग बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसकी वैल्यू कभी कभी पूछ दी जाती है। वैल्यू क्या है, 14,95,97,870 किलोमीटर याद रखते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पृथ्वी का परिभ्रमण काल कितना है। परिभ्रमण काल का मतलब अपने अक्ष पर यह कितनी देर में घूम जाती है, एक चक्कर अपने अक्ष पर यह कितनी देर में पूरा कर लेती है। परिभ्रमण का मतलब क्या है, दिन और रात कितने टाइम में होता है। बिल्कुल आपको याद होगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपनी अक्ष पर पूरी तरीके से घूम जाती है। और ध्यान रखिए ये जो आपको 56 मिनट और की जो 4 सेकंड एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यही 4 सेकंड जो है एक्स्ट्रा मतलब पूरी जो एक तरीके से जो गैप बन जा रहा है आपका, पूरा टोटल 24 घंटे का दिन नहीं हो रहा है। 24 घंटे का पूरा दिन न होने की वजह से ये गैप धीरे धीरे मिल करके पूरा एक दिन बना लेता है और 4 साल में एक लीप ईयर आ जाता है। और उस लीप ईयर में क्या है, जो हमारा वर्ष में दिनों की संख्या होती है वो 365 की वजह 366 हो जाती है। और फरवरी में कितने 28 डेज हो जाते हैं, 27 की जगह 29 डेज हो जाते हैं 28 की जगह फरवरी में। इसको आप ध्यान में रखते रहिएगा, यानी कि फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं। रिलेट करके याद रखते रहेंगे। अगर आप अक्सर क्वेश्चन आ जाता है आपके कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा लीप ईयर नहीं है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे 2020 लीप ईयर है या नहीं, तो निकालिए। कैसे निकालेंगे, निकाल के बताइए। 2-4 ऑप्शन आपके सामने मैं रख दे रहा हूं। 2025 लीप ईयर है कि नहीं, 2026 लीप ईयर है कि नहीं, 2024 लीप ईयर है कि नहीं, और 2030 लीप ईयर है कि नहीं, और 2028 लीप ईयर है कि नहीं। ठीक है, इतना आपके सामने ऑप्शन रखा हुआ है। सिंपल सा ट्रिक है, कुछ भी पूछ दे, कहीं से भी पूछ दे, बस 4 से डिवाइड कीजिए। डिवाइड हो गया तो समझ लीजिए आपका इसमें लीप ईयर है, वो आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। हर 4 साल में एक बार आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है। इसमें कोई इमेज थी, हाँ इमेज है, पृथ्वी की इमेज है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। पूरे मतलब किस तरीके से ये घूमता है इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, किधर से किधर घूम रहा है, फिर उसका सूर्योदय सूर्यास्त किस तरीके से होता है, इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है। पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है का क्या मतलब, ये कितने समय में सूरज की एक परिक्रमा पूरी करता है, यानी एक वर्ष कितने दिन में हो जाता है। और एक वर्ष पूरा होता है हमारा लगभग 365 दिन 6 घंटे में। 365 दिन 6 घंटे में ये टोटल एक चक्कर जो है पूरे सूरज का लगा लेता है। इसे हम लोग एक और तरीके से याद रखते हैं, 365.25 डेज, यानी कि 6 घंटे का मतलब क्या होता है, 24 घंटे का 1/4। 24 घंटे का 1/4 का मतलब क्या है, 0.25। तो इसी को 365 दिन 6 घंटे लिखने की वजह क्या लिख दिया है, 365.25 डेज लिख दिया है। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन फिर से देखते हैं हमारे, कौन से, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार तथा बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान है। और आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान हमारी शुक्र है। ध्यान में रख सकते हैं, देख भी सकते हैं, लगभग बराबर इनका डायमीटर, लगभग इनका परिभ्रमण काल जो मतलब लगभग बराबर आता है एक तरीके से। इसी वजह से इसे पृथ्वी के जुड़वा बहन कहते हैं, पृथ्वी के समान आकार वाला ग्रह कहते हैं। और चमकीला होने की वजह से तो इसको भोर का तारा, सांझ का तारा और क्या बोल देते हैं इसको, और इसको सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी बोल देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन है, सूर्य के अतिरिक्त पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा तारा स्थित है, कौन सा स्टार स्थित है। विच वन स्टार, मतलब जो भी स्टार की बात कर रहा है, विच वन स्टार इज नियरेस्ट फ्रॉम अर्थ, या फिर सूर्य से, सूर्य के अलावा या सूर्य से ही सबसे पास में कोई अगर तारा पूछ दे तो भी बताइए। 4 ऑप्शन है, साइरस, अल्फा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी या बीटा सेंचुरी। आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। थोड़ा सा हम लोग ध्यान से और देखते रहे इसमें, तो थोड़ा सा हम लोग और ध्यान से देखते रहे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कौन सा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये देखिए अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है जो सूर्य यानी कि सौरमंडल के सबसे ज्यादा निकटवर्ती क्षेत्र में पड़ने वाला एक तारा है। ध्यान रखिए ये 3 तारे हैं, 3 तारे मिला करके अल्फा सेंचुरी समूह के तारों का एक निर्माण करते हैं, ग्रुप का निर्माण करते हैं, जिसमें कौन कौन से ग्रह हैं। एक है अल्फा सेंचुरी ए,
एक है अल्फा सेंचुरी बी और एक है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे ज्यादा पास में रहता है हमारे सूरज से। सूरज से अगर दूरी की बात की जाए तो 2.11 लाइट ईयर्स यानी कि प्रकाश वर्ष की दूरी है इसकी, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। आकार में सबसे छोटा, आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दे अगर जो अल्फा सेंचुरी की मतलब या फिर प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ये किस समूह का तारा है, तो अल्फा सेंचुरी समूह का ये तारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इस पे जाने से पहले आप एक बार और चीजें देख लीजिए। जैसे आपके सामने ये इमेज आ जाता है और इस इमेज में आपको कई सारे क्वेश्चंस दिखाई दे जाते हैं, कई सारी चीजें दिखाई दे जाती हैं। जैसे कि हमारा सूरज कहाँ पे है, तो हमारा सूरज भी इसी में दिखाई देगा, सन भी दिखाई देगा, और इससे हम लोग यहाँ पे रिलेट भी कर लेंगे। ये देखिए, ये है हमारा बीच में, ये है सन यानी कि सूरज। सूरज से छोटा कौन सा है, ये हमारे अल्फा सेंचुरी जो बी है ये सूरज से छोटा है, और अल्फा सेंचुरी ए जो है ये सूरज से थोड़ा बड़ा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी की बात की जाए तो ये एकदम मतलब लगभग जो है जुपिटर से थोड़ा सा बड़ा आकार में दिखाई देता है, जुपिटर से यानी बृहस्पति से थोड़ा सा बड़ा आकार में दिखाई देता है। और हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा चमकीला तारा कौन सा दिखाई देता है, तो यह सबसे ज्यादा चमकीला तारा हमारा कौन सा ब्रह्मांड का प्रेजेंट टाइम में दिखाई देता है, ये दिखाई देता है हमारा साइरस, यानी कि जिसे हम सीरियस के नाम से जानते हैं, जिसे हम डॉग स्टार के रूप में भी याद करते हैं। इसको ध्यान में रखते रहिएगा। ऐसे एक इमेज देख लेंगे आप लोग तो चीजें दिमाग में छप जाएंगी बड़े आसान तरीके से। ये सारी इमेज को आप लोग ध्यान से रखते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, लिबनिट्ज पर्वत निम्न में से किस उपग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। ये करंट से रिलेटेड एक टाइम का क्वेश्चन था जब नई नई खोज की गई थी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे एक पर्वत की खोज की गई थी जिसका नाम दिया गया था लिबनिट्ज पर्वत, और इसकी बात अक्सर पूछ ली जाती है क्वेश्चन की ये किस उपग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, तो ये हमारे चंद्रमा के उपग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, ध्यान में रखते रहेंगे। और गैनीमेड हमारा पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। किस ग्रह का उपग्रह है, तुरंत आप लोग मेंशन करेंगे गैनीमेड। टाइटन की बात की जाए, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह किसका उपग्रह है, तो ये है हमारे शनि का उपग्रह, ध्यान में रखते रहेंगे। और कैलिस्टो आपसे मैंने बताया था ये किसका, जुपिटर यानी बृहस्पति का उपग्रह है, तीसरा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। गैनीमेड आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन का मैं वेट करूंगा, आप लोग आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, गैनीमेड किसका उपग्रह है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ये तो आपने देख ही लिया। चंद्रमा का पृथ्वी के चतुर्दिक परिक्रमण काल कितना है, यानी पृथ्वी के चारों तरफ ये जो चंद्रमा घूमती है कितने समय में ये घूम लेती है टोटल, ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है। इसको आप लोग आंसर करेंगे। आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए 30 दिन 27 दिन 8 घंटे, 15 दिन 5 घंटे या 6 माह। आंसर हो जाएगा आपका 27 दिन 8 घंटे। 27 दिन 8 घंटे के समय में पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर पूरा लगा लेती है हमारी चंद्रमा, जिसे पृथ्वी के चतुर्दिक समय कहते हैं। और इतने ही समय में ये अपने अक्ष पे भी घूम जाती है, अपने अक्ष पे भी घूम जाती है। इसका मतलब क्या है, जितना भाग हम लोग मतलब जैसे चंद्रमा की बात करें, जो चंद्रमा का कुछ भाग जो है वो हम कभी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि समय के हिसाब से ये पूरा घूम जाता है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखते रहेंगे। ठीक है, एक साइडेरियल मंथ होता है, एक सैनेडोइक मंथ होता है, इसको हम लोग बाद में डील करेंगे। अभी आपके आगे क्वेश्चंस कुछ आएंगे, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, फिर इसको डील करेंगे। क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना गुना है। तो जब भी द्रव्यमान की बात करेंगे सिंपल सा है, 1/81 गुना द्रव्यमान है हमारे चंद्रमा का। पृथ्वी के 1/81वें भाग के बराबर द्रव्यमान कहाँ पे पाया जाएगा, हमारे चंद्रमा पे पाया जाएगा। और ये भी पृथ्वी का ही भाग कभी हुआ करता था, टूट करके अलग हो गया, ध्यान रखेंगे। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि कितनी है, यह है आपका 29.53 डेज, ये ध्यान में रखते रहेंगे। इसको कैसे पूछ दिया है, सूर्य के संदर्भ में। तो सूर्य के संदर्भ में जब पूछता है तो एक वर्ड याद रखते रहेगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे साइनोडिक मंथ कहते हैं एक तरीके से, साइनोडिक मंथ। साइनोडिक मंथ क्या है, 29.53 डेज का होता है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, मान लिया ये चंद्रमा है, चंद्रमा ने पृथ्वी की परिक्रमा करने स्टार्ट की और एक समय में ये यहाँ पे था, यहाँ से परिक्रमा करने इसने स्टार्ट की थी, यहाँ से परिक्रमा करने इसने स्टार्ट की थी, सूर्य के यहाँ पे आया हुआ था। लेकिन मान लिया पृथ्वी यहाँ से आकर के फिर यहाँ पे आ गई इस वाले पोजीशन पे। जब इस वाले पोजीशन पे आई तो ये जो हमारा चंद्रमा था घूम करके अभी यहीं तक पहुंचा था और उसी समय तक ये जो है सूरज का एक चक्कर पूरी तरीके से फिर से सूरज के सामने पड़ जाता है, तो ये कुछ गैप क्रिएट हो जाती है। इसी को सिनेडोइक मंथ एक तरीके से बोलते हैं। और सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के रिगार्डिंग जो बोलते हैं, या सूर्य के संदर्भ में, या सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि पूछते हैं, जिसे हम लोग 29.53 दिनों के रूप में समझ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
चंद्रमा के पृथ्वी के सबसे निकट आ जाने की स्थिति क्या कहलाती है? चंद्रमा अगर पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट आ जाए तो हमें बहुत बड़ा सा मून दिखाई देता है, जिसे हम लोग सुपर मून के रूप में जानते हैं। और चीज़ों के अलावा और चीज़ों की तो आप हिंदी ही जान जाएंगे तो बड़ी आसानी से आप लोग ध्यान में रख लेंगे। जैसे कि न्यू मून किसे कहते हैं? अमावस्या को। फुल मून किसे कहते हैं? फुल मून कहते हैं हम पूर्णिमा को। और एक होता है हमारा ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है? जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो जाती हैं, 2 पूर्णिमाएं हो जाती हैं, तो जो दूसरी पूर्णिमा को हम क्या बोलते हैं? ब्लू मून बोलते हैं। और अगर ऐसे ही ब्लू मून, देखिए ब्लू मून अगर ऐसे ही कई मंथ में हो जाए, एक मंथ में तो हो गया ठीक है, 2 बार हमारा क्या हो गया ब्लू मून में, मतलब कि 2 बार क्या हो गया? पूर्णिमा हो गया। लेकिन अगर 2 से अधिक बार माह में, किसी महीने में 2 से अधिक बार अगर यही ब्लू मून की घटना होने लगे तो उसे हम लोग मून ईयर के रूप में जानते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग मून ईयर के रूप में जानते हैं। मून ईयर उसे कहते हैं। इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस क्षुद्र ग्रह को नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है? तो ध्यान में रखते रहिएगा, फोरवेस्टा नाम का एक क्षुद्र ग्रह है जिसे हम लोग नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। और क्षुद्र ग्रह वही था, मैंने पहले ही बताया क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं, जो पृथ्वी में, मतलब पृथ्वी से क्या मतलब 4 आंतरिक ग्रह 4 बाहरी ग्रहों के बीच में एक बाउंड्री बनाते हैं, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाने वाले क्षुद्र ग्रहों की पट्टियों में से एक क्षुद्र ग्रह है जिसे हम फोरवेस्टा के नाम से जानते हैं। अभी हाल ही में वेनू पे एक रिसर्च मिशन भेजा गया था और वहां से मिट्टी का सैंपल आया था। इस पे अभी रिसर्च चल रही है नासा के द्वारा। ट्रोजन क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, जो कि हमारे बृहस्पति के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं, बृहस्पति की कक्षा में परिक्रमा करते हैं, इसे ट्रोजन क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यहाँ पे लूसी मिशन अभी हाल ही में भेजा गया है नासा का। फोरवेस्टा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है? इनमें से कौन सा बौना ग्रह नहीं है पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, प्लूटो, मेकमेक, इरिस या हेले। और हेले जो है आपका, ये ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है, ये बौना ग्रह नहीं है। ये क्या है? ये धूमकेतु है जो हर 76 साल के बाद पृथ्वी पे दिखाई देता है। जो हर 76 साल के बाद क्या है? दिखाई देता है पृथ्वी पे। पिछली बार कब दिखा था, अगली बार कब दिखेगा, ये मैंने पिछली बार आपसे क्वेश्चन पूछा था। पिछली बार ये 1986 में दिखा था। अगली बार ये कब दिखेगा? 76 वर्ष जोड़ करके तुरंत बताइए। मैथमेटिक्स थोड़ा तेज करते रहिए, देख करके ये आंसर लगाते रहिए। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं ये ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है। सर ड्वार्फ प्लैनेट की बात की जाए तो आपने प्लूटो एक ग्रह सुना होगा बहुत पहले। 2006 से पहले प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में चेक गणराज्य में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की एक बैठक हुई थी और उन्होंने जो आपका जो हम लोग बोलते हैं किसको, प्लूटो को, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लूटो यानी यम ग्रह कहते थे। तो यम क्या है? ये दीर्घवृत्ताकार में चक्कर नहीं लगाता था, इसकी कक्षा कुछ इस तरीके से थी सूरज की चक्कर लगाने में। और ये क्या है? नेपच्यून की जो मार्ग थी, नेपच्यून के मार्ग को ये एक तरीके से ओवरलैप करता था, इस वजह से इसे, और आकार में भी चंद्रमा से छोटा होने की वजह से इसे क्या है, ग्रहों की श्रेणी से निकाल करके ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौने ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया और तब से ये ड्वार्फ प्लैनेट हो गया। कितने ड्वार्फ प्लैनेट हैं अभी तक ज्ञात? तो 5 ड्वार्फ प्लैनेट हैं। एक है प्लूटो, एक है मेकमेक, एक है इरिस, एक है सेरस और एक है हमारा होमियम। 5 क्षुद्र ग्रह, जैसे क्षुद्र ग्रह नहीं है, ये ड्वार्फ प्लैनेट है, बौने ग्रह। 5 हमारे ड्वार्फ प्लैनेट का नाम आप ध्यान में रखते रहिएगा। ये 5 हमारे इंपॉर्टेंट ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। 5 को आप रिलेट करके याद करते रहिए। चलिए इतने ही क्वेश्चंस आज हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग अदर क्वेश्चंस को डील करेंगे। ज्योग्राफी के जितने भी गहराइयां होंगी उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितने क्वेश्चंस आपसे करके एक एक करके मैंने आपसे पूछे थे उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। दम लगा दीजिए, ताकत लगा दीजिए पूरी मेहनत से, क्योंकि यही आखिरी दौड़ है। एक तरह से आपने इतनी मेहनत की है, थोड़ा सा मेहनत और करेंगे, बस एक एग्जाम के बाद नौकरी पक्की है। तो वो एग्जाम आप लोग अगर बढ़िया से तैयारी कर ले जाते हैं तो ठीक है। इधर कोई भी किसी भी तरीके की फीस आपसे नहीं ली जा रही है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जितना कुछ मटेरियल चाहिए सब मिलेगा यहाँ से। आपको जैसी जानकारी चाहिए सब कुछ, फीडबैक बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय।